पिछले 24 घंटों में नेपाल ने वो मंजर देखा है जो शायद उसके इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। सुबह सबसे पहले प्रदर्शनकारियों ने नेपाल की संसद पर हमला किया और देखते ही देखते पूरी इमारत राख में तब्दील हो गई। इसके बाद भीड़ सीधी राष्ट्रपति के आवास तक पहुंची। नारेबाजी, तोड़फोड़ और फिर आगजनी। सुरक्षा बल पूरी तरह नाकाम रहे और कुछ ही देर में राष्ट्रपति भवन भी खाक हो गया। दोस्तों, खबर आ रही है कि नेपाल के बड़े बड़े मीडिया हाउस, कांतिपुर टीवी, हिमालयन टाइम्स और सेटोपाटी मीडिया को भी प्रदर्शनकारियों ने निशाना बनाया। जिस प्रेस को लोगों की आवाज उठानी थी वही अब राख में बदल चुका है। और सबसे ताजा झटका, नेपाल की सुप्रीम कोर्ट, देश की सबसे बड़ी न्यायिक संस्था को भी प्रदर्शनकारियों ने पेट्रोल बम से जला दिया। नेपाल की न्याय व्यवस्था का प्रतीक आज सिर्फ धुएं का ढेर है। सबसे चौंकाने वाली बात है, ये सब तब हो रहा है जब प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और उनकी पूरी कैबिनेट पहले ही इस्तीफा दे चुके हैं। यानी सत्ता खाली है, लेकिन जनता का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा। शुरुआती आंकड़े बता रहे हैं अब तक 70 से ज्यादा सरकारी इमारतें जलाई जा चुकी हैं, 300 से ज्यादा गाड़ियां खाक हो चुकी हैं। अस्पतालों में सिर्फ 24 घंटे में 150 से ज्यादा घायल और कम से कम 25 मौतें दर्ज की गई हैं। सेना ने राजधानी काठमांडू के चौराहों पर टैंक और आर्मर्ड गाड़ियां तैनात कर दी हैं, लेकिन हालात अब भी काबू में नहीं हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो हालात की गंभीरता को साफ दिखाते हैं। एक वीडियो में नेपाल के वित्त मंत्री, जो राष्ट्रपति के बेहद करीबी माने जाते थे, उन्हें सड़क पर दौड़ाकर पीटा जा रहा है। सोचिए, कल तक जो नेता सुरक्षा काफिलों में घूमते थे, आज वही भीड़ से अपनी जान बचा रहे हैं। और सिर्फ वही नहीं, प्रधानमंत्री ओली, विपक्षी नेता और यहां तक कि पूर्व प्रधानमंत्री प्रचंड तक सबने राजधानी छोड़ दी है और दूर दराज इलाकों में शरण ले रहे हैं। रिपोर्ट्स साफ बता रही हैं कि हालात हर घंटे और बिगड़ते जा रहे हैं। कई बड़े नेता जो कल तक भारत विरोधी बयान देने में सबसे आगे रहते थे, आज अपनी जान बचाने के लिए सेना के कैंप में छुपे हुए हैं। इतना ही नहीं, प्लान बी भी तैयार है। अगर हालात और बिगड़े तो सीधे भारत की सीमा पार करके भाग जाएंगे। सोचिए, जो नेता हमेशा जनता को देशभक्ति और बड़े बड़े भाषण सुनाते थे, वही आज सबसे पहले भागने की सोच रहे हैं। लेकिन असली तस्वीर काठमांडू की सड़कों पर है। आज दोपहर से ही सेना को तैनात कर दिया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक राजधानी में 20,000 से अधिक सैनिक और 5,000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। फिर भी नतीजा शून्य। रिपोर्ट्स साफ बता रही हैं कि हालात हर घंटे और बिगड़ते जा रहे हैं। कई बड़े नेता जो कल तक भारत विरोधी बयान देने में सबसे आगे रहते थे, आज अपनी जान बचाने के लिए सेना के कैंप में छुपे हुए हैं। इतना ही नहीं, प्लान बी भी तैयार है। अगर हालात और बिगड़े तो सीधे भारत की सीमा पार करके भाग जाएंगे। सोचिए, जो नेता हमेशा जनता को देशभक्ति और बड़े बड़े भाषण सुनाते थे, वही आज सबसे पहले भागने की सोच रहे हैं। लेकिन असली तस्वीर काठमांडू की सड़कों पर है। आज दोपहर से ही सेना को तैनात कर दिया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक राजधानी में 20,000 से अधिक सैनिक और 5,000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। फिर भी नतीजा शून्य। सेना प्रमुख की अपील, हिंसा मत करो, शांति बनाए रखो, सोशल मीडिया पर खूब घूमी, लेकिन किसी ने उसकी परवाह नहीं की। सोशल मीडिया पर वायरल क्लिप्स ये दिखा रही हैं कि भीड़ ने अब तक 300 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को घायल कर दिया है। कम से कम 50 पुलिस वैन और जीप जलाई जा चुकी हैं और कई जगह सैनिक खुद हथियार छोड़कर भीड़ से भागते नजर आए। यानी पूरा काठमांडू इस वक्त एक वॉर जोन बन चुका है। हर गली, हर चौक पर धुआं, आग और भगदड़ का नजारा है। दोस्तों, अगर ध्यान से देखें तो इस आंदोलन का पैटर्न नया नहीं है। श्रीलंका, जहां गुस्साई जनता ने राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिया था। बांग्लादेश, जहां प्रधानमंत्री को रातों रात देश छोड़कर भागना पड़ा। और अब नेपाल, जहां न कोई लीडर है न कोई संगठन, बस गुस्से से भरी जनता। यानी असली समस्या यही है, इस भीड़ को रोकने वाला कोई नहीं है। कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो आकर कहे, ठीक है, तुम्हारी मांगें मान ली गई हैं। सोशल मीडिया फिर से चालू कर दिया गया है। प्रधानमंत्री इस्तीफा दे चुके हैं, अब घर जाओ। लेकिन दोस्तों, ऐसा कोई सामने नहीं आ रहा और यही वजह है कि हालात हर घंटे और ज्यादा खतरनाक हो रहे हैं। नेपाल की मौजूदा अराजकता ने एक ऐसा सवाल खड़ा कर दिया है जिसने पूरे साउथ एशिया को हिला दिया है। आज जो भीड़ गुस्से में सरकारी इमारतें जला रही हैं, वही कल इसका सबसे बड़ा नुकसान झेलेगी।
सोचिए, सिंह दरबार, जहां से नेपाल की पूरी सरकार चलती थी, आज राख हो चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस ऐतिहासिक इमारत को दोबारा खड़ा करने में ही कम से कम 200 से 250 मिलियन डॉलर का खर्च आएगा। और यह पैसा कहां से आएगा? सीधा सीधा नेपाल के टैक्स पेयर की जेब से। अब तक के आंकड़े देखें तो पिछले 48 घंटों में 70 से अधिक सरकारी इमारतें पूरी तरह जल चुकी हैं। 300 से अधिक सरकारी और प्राइवेट गाड़ियां राख हो गई हैं। सिर्फ राजधानी काठमांडू में ही 150 से ज्यादा लोग घायल और 30 मौतें हो चुकी हैं। हालात काबू करने के लिए सेना ने काठमांडू की सड़कों पर 20,000 से अधिक सैनिक उतार दिए हैं, लेकिन भीड़ अब भी काबू में नहीं आ रही। यानी आज जो जलाई जा रही संपत्ति है, उसका बिल कल जनता को ही चुकाना होगा। लेकिन इस वक्त लोग सुनने के मूड में नहीं हैं और यही सबसे बड़ा खतरा है। अब असली चिंता यह है कि यह संकट सिर्फ नेपाल तक सीमित नहीं रहेगा। नेपाल और भारत की सीमा 1770 किलोमीटर लंबी है और पूरी तरह ओपन बॉर्डर है। कोई भी नेपाली नागरिक बिना वीजा और पासपोर्ट के भारत आ सकता है। रिपोर्ट्स कह रही हैं कि अगर हालात और बिगड़े तो सिर्फ पहले हफ्ते में ही 5 से 7 लाख लोग भारत की सीमा पार कर सकते हैं। और अगर यह आंदोलन लंबा चला तो यह आंकड़ा 10 से 15 लाख शरणार्थियों तक पहुंच सकता है। इसका मतलब साफ है, भारत को एक बड़े इमिग्रेशन क्राइसिस के लिए तैयार रहना होगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। याद कीजिए, यही पैटर्न हमने हाल ही में बांग्लादेश में देखा था, जहां स्टूडेंट्स की भीड़ ने सरकार को गिरा दिया। प्रधानमंत्री को रातों रात भागना पड़ा और लाखों लोग सड़कों पर आ गए। उस समय भी इंटरनेशनल मीडिया और यूएन ने चेतावनी दी थी कि यह सिर्फ बांग्लादेश का संकट नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया पर असर डालेगा, क्योंकि शरणार्थियों की लहर भारत और दक्षिण पूर्व एशिया तक फैल सकती है। अब वही पैटर्न नेपाल में दोहराया जा रहा है और इस बार दुनिया चुप नहीं बैठी है। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां चेतावनी दे रही हैं कि नेपाल की स्थिति अगर अगले 24 से 48 घंटे में कंट्रोल में नहीं आई तो यह रीजनल ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस में बदल जाएगी। अमेरिका और यूरोप पहले ही नेपाल में राजनीतिक स्थिरता की अपील कर चुके हैं। वहीं चीन भी चुपचाप हालात पर नजर रख रहा है, क्योंकि नेपाल उसके लिए रणनीतिक तौर पर बेहद अहम है। तो सवाल बड़ा है, क्या भारत को सिर्फ दूर से नजर रखनी चाहिए या फिर सीधा हस्तक्षेप करना चाहिए, सैन्य, कूटनीतिक या मानवीय मदद के तौर पर? इतना तय है, यह संकट सिर्फ नेपाल नहीं बल्कि भारत और पूरे दक्षिण एशिया के लिए निर्णायक साबित होने वाला है। दोस्तों, अब फैसला आपका है। भारत को क्या करना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए। और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।